नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज शंखनाद में बात होगी उन देशद्रोहियों की जो खाते तो हिंदुस्तान की हैं, लेकिन मदद पाकिस्तान की करते हैं, जो घाटी में दहशतगर्दी की साजिश रचते हैं। ऐसे देशद्रोहियों की अब खैर नहीं। कैसे ये पूरी खबर आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा बात करेंगे राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर मचे घमासान की भी। लेकिन शंखनाद की शुरुआत यूपी में ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव के साथ करेंगे, जिसे लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, बीजेपी ने ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया है, जहां सीटों की संख्या 600 के पार पहुंच गई है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, उनके प्रति आभार जाहिर किया और कहा कि पीएम मोदी की नीतियों की जीत है ये, इसी वजह से हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली और 85% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीत गई है। 635 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। यकीनन उसके लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव के फैसलों से गदगद दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले योगी मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने चुनाव को लेकर कई बड़ी बातें कही। सुनिए। जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। यूपी के ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य के चुनाव में बीजेपी लगातार धूम मचा रही है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो। यही वजह है कि हम आपसे कह रहे हैं कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, आइए ग्राफिक्स के जरिए जरा समझ लीजिए कि कैसे पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक राज्य में बीजेपी की धूम है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता गदगद दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपको दिखा रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, कुल सीट है 75। बीजेपी ने 67 सीटों पर जीत हासिल की है। यकीनन उसके लिए एक बड़ी कामयाबी है। 75 सीटों में से 67 सीट पर जीत हासिल करना। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कुल सीट 403 है और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। वैसे अगर 2017 में आए चुनावी नतीजों की हम बात करें तो उस समय 325 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली थी, जिसमें 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन उसके बाद से लगातार आपको बता दें, चाहे बीएसपी हो या दूसरे तमाम छोटे अन्य दल, जो बीजेपी के खाते में लगातार जुड़ते हुए चले गए और इसी वजह से आंकड़ा बढ़ता हुआ चला गया। उत्तर प्रदेश की लोकसभा के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। कुल 80 सीटें हैं। 2019 के नतीजे बताते हैं 64 सीटें, जिसमें 62 भारतीय जनता पार्टी की और 2 सीटें उसकी अपनी सहयोगी दल, अपना दल की हैं और इस तरह से 64 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। जबकि अगर यूपी लोकसभा 2014 की हम बात करें तो 71 सीटें बीजेपी को मिली थी और 2 सीटें अपना दल को गई थी। ऐसे कुल 73 सीटों पर 2014 में बीजेपी को जीत मिली थी। तो लगातार उसका प्रदर्शन अच्छा करना जारी है। लेकिन 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में सवाल यह कि अपने पुराने प्रदर्शन को बीजेपी क्या आगे भी कंटिन्यू कर पाएगी। लेकिन इन सब के बीच जिला पंचायत में बड़ी जीत के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी की बम बम हो गई है। पार्टी नेता इस जीत पर बधाई दे रहे हैं, लेकिन जश्न के बीच सवाल उस हिंसा पर भी उठ रहे हैं जो मतदान के दौरान यूपी के शहर शहर में दिखाई दी। कहीं कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई तो कहीं बीडीसी सदस्य को ही सरेआम अगवा करने की कोशिश हुई। कुछ जगह तो हालात ऐसे बिगड़े कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। यूं तो दावे थे शांतिपूर्ण मतदान के, लेकिन ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बाहुबल का ऐसा जोर दिखा कि यूपी के शहर शहर में हंगामा मच गया। कहीं झड़प हुई, कहीं हिंसा, तो कहीं पुलिस के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जिले जिले के मतदान केंद्रों पर हंगामा बरपा।
लाठियां भी बरसी और तनाव के बीच जैसे तैसे ब्लॉक प्रमुख चुनाव के वोट डाले गए। कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर हंगामा कर रहे लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि प्रयागराज में पुलिस के सामने ही बीडीसी सदस्य को अगवा करने की कोशिश की गई। लड़की तबीयत भी खराब है, हमारे कोई हाई न घर में हमको जहाँ दे वोट दे दिया। क्या जबरदस्ती कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हमने दे दिया जिसको देना था। वहीं उन्नाव के मियागंज में वोट डालने जा रहे बीडीसी सदस्यों को खेतों में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये हाल तब है जब प्रशासन पूरी मुस्तैदी का दावा कर रहा था और सरकार हर किसी की सुरक्षा का भरोसा दे रही थी। और एहतियातन सिविल पुलिस के अतिरिक्त 146 कंपनी फोर्स, 145 कंपनी, 2 प्लाटून फोर्स फील्ड में तैनात की गई है। और चुनाव के बाद मतगणना तक और मतगणना के बाद भी पूरी चौकसी बरतने के निर्देश मुख्यालय से दिए गए हैं और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी तरह की कोई हिंसात्मक घटना न हो। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाए। लेकिन जमीनी हकीकत क्या रही, वो लखीमपुर खीरी जिले के सामने आए इस वीडियो से आप समझ सकते हैं, जहां खुद सत्ता पक्ष के विधायक शशांक वर्मा एसपी प्रत्याशी के पति को जमीन में गाड़ने की धमकी दे रहे हैं। तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस जा, वरना आपको होता है। ये वही लखीमपुर जिला है जहां 2 दिन पहले पर्चा दाखिल करने के दौरान महिला से बदसलूकी हुई थी, जिस पर हंगामा भी खूब हुआ और सियासत भी। जिला लखीमपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हम इस समय पर लखीमपुर के जो लखीमपुर ब्लॉक है वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पूरे बाजार को एक तरीके से, आज चूंकि वीकेंड का लॉकडाउन है तो वो पूरे वीकेंड के लॉकडाउन में बाजार बंद करवा दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो पीएसी है वो पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं, स्थानीय पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जिले के कप्तान है वो जगह जगह पर जा करके देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। यानी कि लखीमपुर में जो घटना हुई उसके बाद से प्रशासनिक अमला चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीजेपी विधायक का ये वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव की निष्पक्षता फिर सवालों के घेरे में है। चुनाव के दौरान कई जिलों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच सीधा टकराव दिखा। अमरोहा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक एक दूसरे पर टूट पड़े। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बाराबंकी का हाल भी अलग नहीं था। यहाँ भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में झड़प हुई। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और कानून का खौफ टूटता दिखा। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यूं लाठियां बजते पहली बार देखा गया। इन चुनावों को 2022 के फाइनल से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है, लिहाजा सत्ताधारी बीजेपी और विरोधी इसमें बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं और जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जीत की इस जिद में जिस तरह की हिंसा सड़कों पर दिखाई दी, वो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आज तक ब्यूरो। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में शहर शहर हिंसा हुई, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे तो इस पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार से पूछा है कि आखिर शांतिपूर्ण मतदान के दावों का क्या हुआ, क्यों प्रत्याशियों को सुरक्षा नहीं मिली और क्यों मतदान केंद्र जंग के मैदान में तब्दील हो गए। प्रयागराज, अमरोहा, हमीरपुर, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, चुनाव ब्लॉक प्रमुख का, पर तनाव किसी बड़े चुनाव से कम नहीं। हर ओर हंगामा, हिंसा,
झपट और अफरा तफरी। झड़प और अफरा तफरी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में यूपी के शहर शहर से आई हिंसा की तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर शांतिपूर्ण मतदान के सारे दावे फेल कैसे हो गए और प्रत्याशियों को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी हिंसा को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। राहुल के हमले के बाद कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यूपी में चुनावी हिंसा के पीछे सरकार की शय है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ही पूरा आयोजित जब वायलेंस हो तो उसको आप क्या कहेंगे? ये पूरी तरह से जंगल राज है जो लैंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिनकी जिम्मेवारी है वही लैंड ऑर्डर को बिगाड़ने में शामिल थे। वोटिंग के पहले ब्लॉक चुनाव के नामांकन के दौरान भी प्रदेश भर से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। नामांकन के वक्त प्रदेश का हर दूसरा जिला हिंसा की चपेट में आ गया था। कहीं पथराव हुआ था तो कहीं फायरिंग। सरकार ने तब हिंसा के पीछे विरोधियों की साजिश का आरोप लगाया था और हिंसा फैलाने वाले पर कड़ाई से निपटने की बात कही थी। काहे की हिंसा हुई? कहाँ हिंसा हुई? अगर कहीं कोई घटना घटी है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर एक दो जगह कहीं हिंसा की बात या कहीं विवाद की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है वो किसी को बख्शने वाली नहीं, चाहे वो किसी भी विचारधारा का, किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी के सदस्य क्यों ना हो। लेकिन इन दावों के बावजूद ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि ब्लॉक चुनाव में बीजेपी ने आधी से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन बागपत में हार से उसके सामने कई सवाल भी खड़े हुए। बागपत जिले की 6 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। एक सीट किसान यूनियन के मद्देनजर गई तो बाकियों पर राष्ट्रीय लोकदल या फिर निर्दलियों का कब्जा रहा। यह साफ दिखाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। इन सब के बीच किसान आंदोलन कहीं बीजेपी पर भारी न पड़ जाए, अभी के सियासी समीकरण तो यही कहते हैं। ताकत दिखाने की होड़ कुछ ऐसी मची कि शहर शहर जंग के मैदान में बदल गया। ये तस्वीरें इस बात की भी ताकीद है यूपी में विधानसभा चुनाव का रण कितना भीषण होने वाला है। आज तक यूपी में चुनावी हिंसा पर घमासान है तो राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। प्रदेश में 6 महीने में 550 से ज्यादा रेप के केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर अब बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर कांग्रेस के शासन में अजमेर से लेकर अलवर तक बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं। आपने अगर मतलब ये बात नहीं पुलिस के आगे की तो आपको यहीं खत्म कर देगा किशनगढ़ से पहले। ये महज एक शख्स को मिली धमकी की गवाही नहीं है, बल्कि उस पिता की मजबूरी की पूरी कहानी है जिसकी बेटी को पहले अगवा किया गया और फिर दरिंदों ने दहशत का शिकार बनाया। बेटी की तलाश में लाचार पिता भटकता रहा, दर दर की ठोकर खाता रहा, लेकिन बेटी की बजाय उसे मिली जान से मारने की धमकी। एक बात मैं तेरे को समझा दूं कि आपने अगर मतलब ये बात नहीं पुलिस के आगे की तो आपको यहीं खत्म कर देगा किशनगढ़ से पहले। मैंने बोला मेरी लड़की मिल जाएगी, मैं तेरी लड़की मिल जाएगी, बात बोल देना। बीते दिनों अलवर में गैंगरेप का शिकार हुई लड़की को अब तक इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि गैंगरेप के आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर हैं और डरा धमका रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जुल्म की यह खौफनाक तस्वीर है, क्योंकि अकेले अलवर में बीते 15 दिनों में 7 बेटियां गैंगरेप का शिकार हो चुकी हैं और अब महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलवर जिले के अंदर ही पिछले 15 दिनों में 7 गैंगरेप हुए हैं। मुझे शर्म आती है शब्द भी इस्तेमाल करते हुए, लेकिन असलियत जनता तक पहुंचे ये निहायत ही जरूरी है। इनके जो लीडर हैं
वो अपने महलों, काल्पनिक महलों में रहते हैं, किताबों से पढ़ के बातें बोलते हैं, जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बावजूद गहलोत सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसी वजह से अपराधी बेखौफ हैं। जुर्म का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। 6 महीने में रेप की घटनाएं 30% बढ़ी। जून महीने में रेप के 561 मामले, जून में हर दिन रेप के 19 केस, पिछले साल की तुलना में 37% ज्यादा अपहरण के मामले। 38% इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और मैं तो उसी क्षेत्र से आता हूं, तो मैं आपको बतला देता हूं, जो उनका बचाव है कि हमने केस करना आसान कर दिया, ऐसा नहीं है। केस करने के लिए भी वहां पर जनप्रतिनिधियों को जाना पड़ता है। 6 महीने में दुष्कर्म की वारदातें 30% बढ़ गई। बीजेपी का आरोप तो ये भी है कि गहलोत सरकार में प्रशासन आरोपियों की पहचान के हिसाब से कार्रवाई कर रहा है ताकि सरकार के वोट बैंक पर असर न पड़े। लेकिन 1 जुलाई को एक कृष्ण वाल्मीकि नामक व्यक्ति की सरियों से और डंडों से मार मार के हत्या कर दी गई, और अभी तक उसके मारने वालों की जो पहचान हुई है, किसी धर्म से मैं नहीं मानता। वो है कुरैशी, रईस, इमरान, सोहेल, शाहिद, अख्तर अली। लेकिन सन्नाटा है, कानून काम नहीं कर रहा। राजस्थान में महिलाओं को लेकर जिस तरह से हिंसा बढ़ी है, उस पर चिंता लाजमी है, और बीजेपी के इस हमले के बाद ये मामले गहलोत सरकार की मुश्किल और बढ़ा सकते हैं। अलवर से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां देशद्रोहियों के खिलाफ सरकार फुल एक्शन में है। सरकारी नौकरियों की आड़ में आतंकवादियों की मदद करने वाले 11 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। टेरर फंडिंग के आरोप में जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, उनमें आतंकवादी सलाउद्दीन के दोनों बेटे भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक की सफाई का अभियान जारी है। घाटी में दहशत फैलाने वालों को चुन चुनकर उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के मिशन क्लीन के बीच अब आतंकियों के उन अजीजों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है जो कश्मीर में उनके मददगार बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी कनेक्शन और टेरर फंडिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने 11 सरकारी कर्मचारियों को पद से बर्खास्त कर दिया है। जिन कर्मचारियों पर देश विरोधी गतिविधियों के तहत कार्रवाई की गई है, उसमें हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद सलाउद्दीन के दोनों बेटे सैयद शकील अहमद और शाहिद यूसुफ भी शामिल हैं। इनके अलावा अनंतनाग के 4 कर्मचारी, 3 कर्मचारी बडगाम से, पुलवामा और बारामूला से एक कर्मचारी को भी बर्खास्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में जिन सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, उसमें से 2 पुलिस विभाग से भी जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि एनआईए की छापेमारी और हाल में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में टेरर फंडिंग के पुख्ता सबूत मिले थे। पता ये भी चला है कि सरकारी नौकरी की आड़ में ये सभी जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश में मदद कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध गतिविधि में शामिल कर्मचारियों की धरपकड़ के लिए सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसकी जांच के आधार पर कई कर्मचारी सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आतंक के समर्थन करने वाले कुछ और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, ताकि आतंकियों को मिलने वाली मदद के नेटवर्क को भी जल्द ध्वस्त किया जा सके। दिल्ली में चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। उधर नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने 350 किलो हेरोइन के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त हेरोइन की कीमत 2500 करोड़ बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नशे के तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे पूछताछ और उनके नेटवर्क को लेकर लगातार जानकारी दिल्ली पुलिस इकट्ठा कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक का
राजधानी का सबसे बड़ा हेरोइन का कैच किया है, जिसके जरिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये स्पेशल सेल की टीम, ये 3 लोग हैं जिन्हें यहाँ पे लेके आए हैं। इसके अलावा कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में। बताया यह जा रहा है कि इस हेरोइन की कीमत 2500 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी कीमत की हेरोइन ऐसा पहली बार देखा गया जो स्पेशल सेल ने बरामद की है और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि ये मामला पूरा का पूरा नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ है और अभी फिलहाल इनको अरेस्ट किया गया है। उसके बाद स्पेशल सेल की टीम इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिससे और भी खुलासा होने की उम्मीद है। कैमरामैन आलोक दास के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने धर्मांतरण को लेकर नया राग छेड़ दिया है। जमा खान ने कहा कि उनके पूर्वज हिंदू थे और वो मोहब्बत से हिंदू से मुस्लिम बने। उनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब विपक्षी सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी के साथ सरकार चलाकर मंत्री महोदय ये कैसी सियासत कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन का मतलब उसके मोहब्बत से आप कर सकते हैं, भाईचारा से कर सकते हैं। मिलिए जमा खान से। जनाब बिहार की नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के बारे में इनका ख्याल कुछ ऐसा है कि न जेडीयू को हजम हो और न बीजेपी को। जरा तफसील से सुनिए जमा खान की जुबानी धर्मांतरण की ये नई कहानी। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से, बैसवाड़ा से आए, बैस ठाकुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे। 2 लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते। भगवान सिंह थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए। तो जिस सरकार में बीजेपी बराबर की पार्टनर है, जिस सरकार में बीजेपी के कई बड़े चेहरे भी मंत्री हैं, उसी सरकार के एक मंत्री को धर्मांतरण में कोई खराबी नहीं दिखती। वो कह रहे हैं धर्मांतरण अगर सौहार्द और भाईचारा से हो तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। धर्म परिवर्तन का मतलब उसके मोहब्बत से आप कर सकते हैं, भाईचारा से कर सकते हैं। उसको समझ में आएगा तो कर सकते हैं। हमको मान लीजिए, मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से, बैसवाड़ा से आए, बैस ठाकुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे। 2 लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते। भगवान सिंह थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए। जो खानदान हम लोगों का है, बगल में मेरा परिवार, बगल में सरिया गांव है, जहाँ खानदान है, जयराम सिंह खानदान है। हम दोनों का आज भी आना जाना सब कुछ है, तो सब मोहब्बत से होता है। परिवर्तन कोई जबरी हम है, लाख कोई पिस्टल थमा दे तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा, नहीं करूंगा। राज्य सरकार के एक मंत्री के इस धर्मांतरण ज्ञान पर बीजेपी के बड़े नेता ने चुप्पी लगा रखी है, लेकिन आरजेडी ने सवाल उठा दिया है। बिहार सरकार के माननीय मंत्री जमा खान जी ने जो बयान दिया है, तो उनको ये बताना चाहिए, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज राजपूत थे, तो क्या उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन किया? क्योंकि जिसके गोद में वो बैठे हैं सरकार में, बीजेपी आरएसएस वालों के, वहाँ तो लव जिहाद, घर वापसी यही हो रहा है। जिन्ना भी 4 पीढ़ी पहले हिंदू था। मेवात जहां आज कई गांव हिंदू शून्य हो गए हैं, वहां पर भी तो पहले हिंदू ही थे वो। इन सब का धर्मांतरण हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूं उन्होंने इस बात को जो स्वीकार किया है वो बहुत आवश्यक है आज के समय पर, क्योंकि देश का मुस्लिम समाज देश की जड़ों के साथ तभी जुड़ पाएगा जब वो बाबर, गजनी जैसे आक्रमणकारियों से नाता तोड़कर अपने आप को धरती पुत्र मानेगा। यूपी हो या एमपी, राजस्थान या फिर बिहार, धर्मांतरण पर सियासी घमासान होता रहा है। इस बार बिहार के एक मंत्री ने ये राग छेड़ा है। आज तक ब्यूरो। देश में जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। रोजगार, सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर कहीं तेजी से बढ़ रही आबादी सिर्फ और सिर्फ मुसीबत ही लेकर आ रही है। शंखनाद में अब बात जनसंख्या को लेकर मचे घमासान पर। देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला सूबा उत्तर प्रदेश के लिए अब जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। यूपी सरकार ने जनसंख्या विस्फोट पर कानूनी चोट लगाने की तैयारी कर ली है। कल नई जनसंख्या नीति का ऐलान हो रहा है, तो राज्य विधि आयोग ने भी जनसंख्या नियंत्रण के कानून पर एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें कई सख्त प्रस्ताव हैं। देखिए। यूपी में जनसंख्या कंट्रोल का फॉर्मूला तैयार। 1 बच्चा तो राहत, 2 से ज्यादा तो आफत।
अब हम दो हमारा एक का मंत्र करेगा जनसंख्या नियंत्रण। देश का सबसे बड़ा सूबा, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, जनसंख्या जहां एक समस्या है, जनसंख्या जहां एक सियासत है, जनसंख्या जहां एक राजनीतिक ताकत है जो तय करती है दिल्ली की गद्दी, जो तय करती है देश की राजनीति, जो तय करती है देश का प्रधानमंत्री, जहां अब जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया है। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी यूपी में आबादी पर कानूनी नकेल की नींव तैयार हो गई है। 11 जुलाई को यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान होगा। यूपी में आबादी पर काबू पाने का एक्शन प्लान जारी होगा। भारत का उन्नति तेजी के साथ में उन्नति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए जरूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न है वो काफी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत है। सूत्र बता रहे हैं कि नई जनसंख्या नीति में नियंत्रण का व्यापक रोड मैप होगा। नीतियों की शक्ल में ये बताया जाएगा कि आखिर सरकार किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन उससे पहले राज्य विधि आयोग का ड्राफ्ट तैयार है। इस ड्राफ्ट से आप समझ पाएंगे कि आबादी पर नियंत्रण करने के नियम कायदे कितने सख्त हो सकते हैं। जरा कुछ सिफारिशों पर गौर कीजिए। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं, 77 सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं, सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को भी शपथ पत्र देना होगा, शपथ पत्र के उल्लंघन पर निर्वाचन रद्द होगा, तीसरे बच्चे पर निकाय चुनाव लड़ने पर पाबंदी, 2 बच्चे वालों को पानी बिजली हाउस टैक्स में छूट, नसबंदी कराने पर प्रमोशन समेत कई सुविधाएं, एक संतान पर 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा। यहां यह बता दें कि राज्य विधि आयोग का यह ड्राफ्ट सरकार के निर्देश पर तैयार नहीं हुआ है। आयोग ने खुद कदम आगे बढ़ाया है। ड्राफ्ट पर जनता की राय मांगी गई है। फाइनल ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा। ये व्यवस्था है कि पहली बात तो ये कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको तमाम प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% बढ़ेगा। इसके अलावा प्राधिकरण के मकान हैं, प्लॉट हैं, उनके आवंटन में वरीयता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, ये सब निःशुल्क होगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी की आबादी करीब 24 करोड़ है। दुनिया के करीब 200 देशों में 4 ही देश ऐसे हैं जिनकी आबादी यूपी से ज्यादा है, जिनमें चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया का नाम आता है। यूपी की जनसंख्या जहां देश की सियासत तय करती है, तो वहीं ये एक बड़ी समस्या बनकर भी खड़ी है। अस्पतालों में बेड हो या फिर शिक्षा, रोजगार की समस्या हो या फिर अपराध, सब इस जनसंख्या विस्फोट के हिस्से हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था होती है, उस पे जब जनसंख्या का बढ़ती है तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। जो लोग होते हैं उनको अधिकार जो होता है वो कम मिल पाता है। तो एक तो आर्थिक दृष्टि से होता है, फिर एक शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पे भी अंतर पड़ता है, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। विधि आयोग की माने तो विकास के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। सरकार भी कह रही है कि विकास तभी होगा जब आबादी थमे। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। यहां पर एक बात तो साफ है कि इस ड्राफ्ट में मौजूदा लोग शामिल नहीं होंगे, यानी इस वक्त जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको इस कानून से बाहर रखा जाएगा। ये ड्राफ्ट आगे के हालातों के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं, यानी कानून लागू होने के लिए आगे की कोई तारीख तय की जाएगी जहां से परिवार नियोजन के नए नियम भी लागू होंगे। आखिर यूपी में पिछले 2 बार की जनगणना क्या कहती है, उसे जरा आपको समझा देते हैं। 1991-2001 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 25.8% थी,
जो कि अगले 10 सालों में गिरकर करीब 20% पहुंच गई है, यानी करीब 5% के आसपास जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है, जो कि एक राहत वाली बात हो सकती है। लेकिन अभी इसमें और अंकुश लगाने की जरूरत है। इसी वजह से तमाम प्रयास अब तक हो चुके हैं, प्रदेश स्तर पर भी और देश स्तर पर भी। आप सोचिए, लोकसभा में, राज्यसभा में तो इस पूरे मामले में 35 से ज्यादा बार बिल आए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 15 बार तो कांग्रेस के सांसद ही लेकर आए, लेकिन स्थिति जस की तस रही। लेकिन फिलहाल ये आंकड़े जरूर थोड़ी राहत दे रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है, लेकिन वो स्थिति नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। आइए बाकी राज्यों से तुलना कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर खड़ी होती है, तो ये आंकड़ा आपके सामने है और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति। आपको ये भी बताते चलें कि यूपी से ज्यादा सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, बल्कि बाकी के देश उत्तर प्रदेश जैसे एक प्रदेश की जनसंख्या से भी कम जनसंख्या रखते हैं। यहां पर हम आपको यूपी से तुलना करके दिखा रहे हैं अलग अलग स्थितियां क्या बनती हैं उत्तर प्रदेश की, जिसके मद्देनजर सरकार गंभीर हो चली है उत्तर प्रदेश की। देश के कई राज्य आंशिक तौर पर जनसंख्या को लेकर कानून ला चुके हैं। किस राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन सा कानून है, अब जरा उसको समझ लीजिए। असम, माता पिता को सरकारी नौकरी नहीं, बार बार हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से बातें कही जा रही हैं। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत नगरपालिका चुनाव लड़ने पर रोक है, महाराष्ट्र की ओर से पहले ही इस बारे में व्यवस्था की जा चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी, लोकल बॉडी चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से रोक है। एमपी, छत्तीसगढ़ के लिए यह प्रावधान है। बिहार, उत्तराखंड में नगर पालिका चुनाव लड़ने पर रोक है। बिहार वैसे तेजी से बढ़ते हुए जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन वहां पर भी नगर पालिका चुनाव लड़ने पर रोक है। गुजरात में पंचायत नगर पालिका चुनाव लड़ने पर रोक है। यानी कि जनसंख्या के मद्देनजर कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अलग अलग तौर कदम जरूर बढ़ाए हैं और इसी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ने की कोशिश में है। जनसंख्या नियंत्रण कानून सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर सरकारें बनी और गिरी हैं। बीजेपी सरकार ने कई बार सख्त कानून बनाने की बात कही है, जिसे लेकर लगातार सियासत भी होती रही है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। मंत्री आप बने, हर चीज का फायदा आप उठा लिए और हमको क्या दिया। जनसंख्या एक समस्या भी है, जनसंख्या एक साधन भी बन सकती है। जनसंख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक सियासत है। ये एक वोट बैंक है जो सत्ता की दिशा और दशा तय करती है। यही वजह है कि जब यूपी में जनसंख्या ड्राफ्ट की बात आई तो एक बार फिर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई। क्योंकि हर परिवार संपन्न हो, उनके आने वाली जनरेशन आगे बढ़े, देश की मुख्य धारा और प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़े, इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है। और वो मसौदा चूंकि जनहित के लिए हम ला रहे हैं, तो जनता से इस पर सुझाव भी मांगा गया है। वो मसौदा जनता के बीच में लेकर विधि आयोग उत्तर प्रदेश का जा रहा है। फिर वो हमारे पास 19 के बाद जब सरकार के पास आएगा और अगर इस हमारी अच्छी पहल को जनता स्वीकार करेगी तो हम इस पर कानून जरूर लाएंगे। 6 महीने के बाद है, 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ सो रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। चूंकि 5 साल सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए वो समझते हैं कि पॉपुलेशन के कानून से शायद वोट पड़ जाए। बात अगर यूपी की हो तो मामला हिंदू मुसलमान तक पहुंच जाता है। कोई हिंदुओं को आबादी बढ़ाने की नसीहत देने लगता है तो कोई मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर सवाल खड़े कर देता है। तो कई संकट आएंगे। प्यू रिसर्च ने कहा है पानी का संकट आएगा, अन्न का संकट आएगा, शुद्ध हवा का संकट आएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के विकास और सामाजिक समरसता के लिए जरूरी है। जमीन तो बढ़ नहीं रही, जमीन घट रही है और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे सुरसा का मुंह बढ़ रहा था, ऐसे ही जनसंख्या आज सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। न उतने लोगों के रोजगार है, न उतने लोगों के लिए हमारे पास में खाने के लिए अन्न होगा, न जीने के लिए जमीन होगी। ऐसे में चाहे वो किसी भी जाति मजहब के लोग हों, 2 से बच्चे ज्यादा जो भी पैदा करें, उनको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए। साल 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 80.61% हिंदू थे और 18.50% मुसलमान थे। लेकिन 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 79.73% और मुस्लिमों की आबादी 19.26% हो गई।
जनगणना विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के 70 में से 57 जिलों में हिंदुओं की आबादी मुस्लिम के मुकाबले धीमी गति से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना कहती है कि मुजफ्फरनगर में जहां हिंदू 3.20% घट गए, तो मुस्लिम आबादी में 3.22% का इजाफा हो गया। कैराना, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जहां पर ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में पूरे देश में सिर्फ हिंदुओं की आबादी घट रही है? ये आंकड़े कितने सच्चे हैं या फिर सियासत के लिए इनका इस्तेमाल होता रहता है? साल 2005-06 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 में हिंदुओं की प्रजनन दर 2.59% थी, जो 2015-16 में 0.46% की गिरावट के साथ 2.13% हो गई। इस दौरान मुस्लिमों की प्रजनन दर में सबसे ज्यादा 0.79% की कमी देखी गई। वहीं ईसाइयों में साल 2005-06 से 2015-16 के बीच प्रजनन दर 0.35% गिर गई। सिखों की प्रजनन दर में गिरावट 0.37% रही। आंकड़े बता रहे हैं कि देश में प्रजनन दर हर धर्म के लोगों के बीच घट रही है। इसीलिए चुनाव से ऐन पहले यूपी राज्य विधि आयोग के इस कदम को विपक्ष 100% राजनीतिक बता रहा है। वहीं फैसले पर धार्मिक रंग भी चढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। उसमें चुनाव में भी 2 बच्चे से अधिक वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकारी नौकरी में अगर 2 बच्चे से ज्यादा है, वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकेंगे। कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फायदे को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से देश में कोरोना के नए केस आज घटे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा है। यानी कोरोना का वायरस गर्दन दबोचने को शांति से तैयार है। बावजूद इसके लापरवाही की हदें टूट रही हैं। लोग जिंदगी को खतरे में डालकर मौज मस्ती में डूबे हुए हैं। ये हसीन वादियां, ये ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों पर लिपटी बर्फ की सफेद चादर, बदन में सिहरन पैदा कर देने वाली सर्द हवाएं, मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए ये सैलानी पहुंचे हैं रोहतांग दर्रे पर। धरती पर स्वर्ग का नजारा ले रहे ये सैलानी गर्मी तो भूल ही गए हैं, लेकिन शायद ये भी भूल गए हैं कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही क्या करनी, चेहरों पर मास्क तक नहीं है। अलबत्ता बहाने बड़े बड़े हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय किया। जन्नत है एक सब। कोरोना तो जब पंजाब में थे तभी नहीं हमने माना कोरोना कोई चीज है। जब कोरोना था तब भी जिंदगी जी रहे थे और आज भी जी रहे हैं। जीने आए हैं, अभी आगे और जाएंगे, लेह लद्दाख जाएंगे। आपको नहीं लग रहा डर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम तो मास्क भी नहीं पहना। मास्क तो बस लहराएंगे। हम तो आपसे सुन रहे कि तीसरी लहर आएगी। आएगी नहीं आएगी, हमें तो नहीं लगता कि आएगी। और कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। कोई पहाड़ों से गिरने वाले झरने की धारा के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है, कोई धरती से 12,000 फीट ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहा है, तो तमाम लोग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों के बीच घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तपती जलती गर्मी को छोड़ ठंड के आगोश में आए ये लोग कोविड के खतरे को भूल गए हैं। मास्क का इन्हें ध्यान नहीं है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी से यहाँ ज्यादातर सैलानी आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना के खतरे से ये अनजान हैं, लेकिन कहते हैं कि कोरोना ने इनकी छुट्टियां वैसे भी चौपट कर दी हैं। सुनिए जरा, संगरूर से हनीमून मनाने आया ये जोड़ा क्या कहता है। पहली बार पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं? जी। कैसा लग रहा है? नर्वस है? एक बार तो डर लग रही है। एक्साइटिंग भी, नर्वस भी। अच्छा, ठंड भी लग रही है? रोहतांग बहुत ज्यादा ठंड से। क्या एक्साइटमेंट है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना फैला हुआ था, डर था, लोग निकल नहीं पाए। आप भी ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे घर पे? नहीं, हाँ कर तो रहे थे, बट बढ़िया है, सब ठीक है, नॉर्मल है सब। कह रहे हैं थर्ड वेव आएगी, उससे डर नहीं लग रहा?
बहुत जैसे पहले 2 निकलेगी धड़ निकल जाएगी। सैलानियों के आने से यहाँ के कारोबारियों और गाइड्स की तो निकल पड़ी है, लेकिन उन्हें भी कोरोना फैलने की चिंता सता रही है। 1.5-2 साल से हमारे को प्रभावित किया पैराग्लाइडिंग के लिए, जो भी है मतलब ना उस टाइम जो अभी उसके बाद जो लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ा बहुत हमारा जो है चल पड़ा हुआ है आमदनी। कितना के नुकसान हुआ? बहुत लोगों को काम भी नहीं मिला होगा। हाँ जी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सर इसमें हमारा। तीसरी लहर चलने वाली है तो उसको लेके कोई डर है मन में? वो सर आगे लगेगा पता टाइम के हिसाब से। फिलहाल कोई डर नहीं है। फिलहाल तो कोई डर नहीं। मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लिहाजा ज्यादातर लोग हिमाचल की तरफ निकल पड़े हैं। सोलन और धर्मशाला में गाड़ियों की कतारें लगी हैं। वहीं जो लोग मौज मस्ती में डूबे हुए हैं, उन्हें जैसे कोरोना के खतरे के बारे में पता ही नहीं है। जो हाल धर्मशाला का है वही कुल्लू मनाली का भी है। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर पर्यटक मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे से मास्क गायब है। 2 साल बाद आना हुआ शिमला वो मनाली, तो एंजॉय करना आया। आपको लगता है कि जरूरी है लगाना? बिल्कुल जरूरी है, हमने पूरे रास्ते लगाया, बस फोटो खींचने के लिए उतारा, अब लगा लेंगे। जलंधर से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। किया हुआ था मास्क, अभी उतारा है मैंने जस्ट राइट नाउ, कि इसको खिला रही थी बच्चे को, तो फिर बच्चा मेरे से खा नहीं रहा था, इसलिए अभी उतारा। मनाली में सैलानियों के हुजूम ने पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया है। इस बीच धर्मशाला के मैक्लोडगंज से एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्लास्टिक का डंडा लिए लोगों से मास्क के बारे में पूछ रहा है। इस बच्चे को अब हिमाचल पुलिस ने अपना जागरूकता प्रहरी बना लिया है। बहुत अच्छा मैसेज उस बच्चा को दे रहा था, तो हमने लोगों को और ज़्यादा सेंसिटाइज करने के लिए उस बच्चे को अपना संदेशवाहक या पुलिस का मैस्केट बनाया है, और हम कोशिश करेंगे कि उस बच्चे के माध्यम से भी जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करवाएं। पुलिस के एक्शन और जागरूकता मिशन का असर भी कई जगह दिखाई दे रहा है। लोग मास्क लगाते नजर भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह शिमला, धर्मशाला, कुल्लू और मनाली सैलानियों से ठसाठस है, जिस तरह से तमाम सैलानी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे तो यही लगता है जैसे ये कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। धर्मशाला से मृत्युंजय के साथ मंजीत सहगल, रोहतांग पास, आज तक।